हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा हिंदी की क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास डेली शाम 5 बजे आप सभी को प्रोवाइड कराई जाती है, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व अन्य एक दिवसीय सभी परीक्षाओं हेतु काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग हमारी इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। और अभी तक काफ़ी सारे क्लासेस आपको हिंदी की प्रोवाइड करा दी गई हैं। जिन लोगों ने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं, स्टडी विद एम पर प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है, तो वहाँ पे आप विजिट करके अब तक की सारी क्लासेस को एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के इस सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में त्र किस वर्ण के बाद आता है? तो देखिए, त्र की अगर हम बात करते हैं तो त्र जो है ये किसके योग से बना हुआ है? त्र बना हुआ है आपका किसके योग से, बताएं? त, आधा त और र के योग से। त्र आपका आधा त और र के योग से बना हुआ है, यानी कि ये किसके बाद आएगा? ये आएगा त के बाद। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, त के बाद। ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि श्र किस वर्ण के बाद आता है, तो देखिए, श जो है ये किसके योग से बना है, आपको पता होगा तो आप करेक्ट कर सकते हैं। श जो है ये आपका आधा स और र के योग से बना हुआ है, यानी कि ये किसके बाद आएगा? ये श वर्ण के बाद आएगा। ये ध्यान रखेंगे, श वर्ण के बाद आएगा आपका क्या? त्र। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही आपसे ज्ञ किस वर्ण के बाद आता है पूछा जाए, तो ज्ञ किस के योग से बना है पता होगा तो आप करेक्ट कर सकते हैं। ज्ञ जो है ये ज, आधा ज और यों के योग से बना हुआ है, तो आपका ज्ञ आएगा किसके बाद? ज वर्ण के बाद। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो काफ़ी इजी पड़ जाएगा आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए जा रहे हैं कैसे आपको सॉल्व करना है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया कहलाता है। तो देखिए, किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चे में आए, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आप एड। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब चला जाए यह वाक्य है, तो देखिए, अब चला जाए इसमें बताना है कौन सा वाक्य है। ये है आपका भाववाच्य वाक्य। देखिए, वाच्य की अगर हम बात करते हैं, वाच्य क्या होते हैं? वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय। ध्यान दीजिएगा, वाच्य का अर्थ क्या होता है? बोलने का विषय। वाच्य क्रिया का वह रूप होता है जिससे हमें यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में किसी एक की प्रधानता होती है। और वाच्य जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं पूछा जा सकता है, तो 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। एक तो आपका होता है कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, दूसरा होता है आपका कर्मवाच्य, और तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है आपका भाववाच्य। तो 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, भाववाच्य, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। अब यहाँ पे आपको भाववाच्य पूछा हुआ है, तो भाववाच्य क्या होता है? क्रिया के जिस रूप में भाव की प्रधानता होती है। ध्यान दीजिएगा, क्रिया के जिस रूप में किसकी प्रधानता? भाव की प्रधानता होती है। और वाक्य का केंद्र बिंदु भी क्या होता है? भाव होता है। तो वहाँ पे होता है भाववाच्य। और भाववाच्य केवल अकर्मक क्रिया से बनता है, सकर्मक से नहीं बनता है। ये पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। जैसे कि अब मुझसे सहा नहीं जाता, अब वो चला जाए, तो ये सभी आपके क्या होंगे? भाववाचक, भाववाच्य वाक्य होंगे। और राम से चला नहीं जाता, यानी कि भाववाची जो होंगे ये केवल अकर्मक क्रिया से बनता है। अब अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं ये भी आपको पता रहना चाहिए। जब किसी क्रिया का फल कर्म पर न पड़ के कर्ता पर पड़ता है,
अथवा इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। ध्यान दीजिएगा, जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, वह होती है आपकी अकर्मक क्रिया। और सभी जो स्वाभाविक क्रियाएं हैं, स्वाभाविक क्रियाएं यानी कि आपका चलना, नाचना, हंसना, इसके अलावा चलना हो गया, रोना हो गया, चिल्लाना, ये सभी जो स्वाभाविक क्रियाएं होती है ना, तो ये अकर्मक क्रियाएं होती है। तो यहाँ पे चला जाए यानी कि चलना है, तो आपका ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाववाच्य आपका वाक्य ये हो जाएगा। और भाववाची केवल अकर्मक क्रिया से ही बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, औलाद किस भाषा का शब्द है? तो देखिए, औलाद जो है ये आपकी किस भाषा का, अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे नहीं मिला है इनमें से? माखनलाल चतुर्वेदी को। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी, इनके जन्म की अगर हम बात करते हैं तो 1889 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। देखिए, लेखकों के जन्म से रिलेट करके क्वेश्चन अक्सर पूछे जा रहे हैं आयोग के द्वारा, तो इनको ध्यान रखेंगे। इनका जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ, किस राज्य में हुआ, सब पता रहना चाहिए आपको। आपसे पूछ देंगे, बताइए कि उत्तराखंड राज्य से संबंधित कौन से लेखक नहीं हैं, आपको पता रहना चाहिए ना कौन से लेखक का जन्म कहाँ पर हुआ है, तभी तो आप करेक्ट कर पाएंगे। तो 1889 में इनका जन्म कहाँ पर, मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले के बाबई नामक गांव में हुआ था। और हिंदी साहित्य का प्रथम पुरस्कार वर्ष 1955 ईस्वी में किसे मिला था? माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हिंदी साहित्य अकादमी का प्रथम पुरस्कार मिला था इन्हें वर्ष 1955 ईस्वी में। और किस रचना के लिए मिला था, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये रचना थी हिम तरंगिनी। हिम तरंगिनी ये रचना थी जिसके लिए इन्हें वर्ष 1955 ईस्वी में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और इन्होंने वर्ष 1963 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने वर्ष 1963 ईस्वी का जो पद्म भूषण है वो हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिए जाने के विरोध में लौटा दिया था। यानी कि इन्हें पद्म भूषण भी मिल रहा था, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, लौटा दिया था। क्यों लौटा दिया था? ये हिंदी को राजभाषा जो दर्जा मिल रहा था उसके विरोध में, हिंदी को राजभाषा दर्जा दिए जाने के विरोध में इन्होंने यह सम्मान लौटा दिया। और बात करें कुंवर नारायण की, तो कुंवर नारायण को वर्ष 2009 में, ध्यान दीजिएगा, कुंवर नारायण को वर्ष 2009 में 2005 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यानी कि कुंवर नारायण जो हैं ये 2005 वाला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है उसके लिए चयनित किए गए थे, जो कि इन्हें कब मिला, 2009 में मिला। महादेवी वर्मा को कब मिला, आप सभी को पता है, कई बार बता चुकी हूँ, 1982 में मिला इनको। किस रचना के लिए? यामा रचना के लिए। सुमित्रा नंदन पंत को कब मिला? 1969 में। 1969 में मिला है सुमित्रा नंदन पंत को चितंबरा के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ शुद्ध है? तो देखिए, कौन सी संज्ञा है जो कि क्रियापद के साथ शुद्ध है? ये है आपकी जल की मात्रा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है? तो देखिए, महापंडित की उपाधि से किस रचनाकार को विभूषित किया गया है? ये रचनाकार है राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, राहुल सांकृत्यायन के बचपन के नाम की बात करें तो इनका नाम क्या था? केदारनाथ पांडे था। इनके बचपन का नाम था केदारनाथ पांडे। और वर्ष 1930 ईस्वी में श्रीलंका जाकर इन्होंने क्या कर दिया था? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, जिसके बाद इनका नाम क्या हो गया? राहुल सांकृत्यायन। और इन्होंने आदिकाल को क्या कहा था, ये भी पता रहना चाहिए। इन्होंने, जो राहुल सांकृत्यायन है, इन्होंने आदिकाल को क्या कहा था? सिद्ध सामंत काल कहा था। आदिकाल को इन्होंने सिद्ध सामंत काल कहा था। तो ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हिंदी साहित्य में
जो आदिकाल है इसका टाइम पीरियड कब से लेकर कब तक था, ये भी पूछा जा सकता है। जो आदिकाल है, आदिकाल का टाइम पीरियड कब से कब तक था। तो देखिए 1000 से लेकर 1500 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है वो कौन सा काल कहा जाता है, आदिकाल कहा जाता है। और आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा था, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी पूछा जा सकता है। तो आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा था किसने, मिश्र बंधु ने आदिकाल को क्या कहा था, प्रारंभिक काल। और राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा था, इसे सिद्ध सामंत काल। तो किस कवि ने क्या कहा था पता रहना चाहिए आपको, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह खंबा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है, तो बताना है कौन सा ये विशेषण है। इसमें है निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन निश्चयवाचक है, निश्चित नहीं, निश्चयवाचक। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है इसमें, वह खंबा गिर जाएगा। देखिए सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, जो सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं। जो सर्वनाम शब्द विशेषण, जो सर्वनाम शब्द जो है ये विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं, वे आपके क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यानी कि जो निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है उसमें क्या प्रयोग किया जाता है, उसमें यह, वह, वे, ये सब का प्रयोग किया जाता है निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण में। अब यहाँ पे आप ये वाक्य देखें, ये पंक्ति देखें, तो इसमें किसका प्रयोग, वह का प्रयोग किया गया है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए हिंदी भक्ति साहित्य में पूछा है कि अष्टछाप क्या है। तो देखिए अष्टछाप का मतलब है 8 कवि, यानी कि अष्टछाप जो है ये 8 कवियों का क्या था, 8 कवियों का एक समूह था, 8 कवियों का एक समूह था अष्टछाप। ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और अष्टछाप कवियों में कौन कौन से आते हैं, देखिए अष्टछाप कवियों में आते हैं आपके सूरदास, कुंभन दास। ये पॉइंट आपका, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान जरूर रखेंगे। कौन कौन अष्टछाप कवियों में आता है, आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कौन अष्टछाप कवियों में सम्मिलित नहीं है। अगर आपको पता होंगे तभी तो आप करेक्ट करेंगे, तो इसको ध्यान जरूर रखिए कौन कौन इसमें शामिल है। इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा गया है आयोग के द्वारा। तो देखिए सूरदास, कुंभन दास, इसके अलावा परमानंद दास, इसके अलावा देखिए कृष्णदास और छीत स्वामी दास, ये भी आपके अष्ट कवियों में सम्मिलित थे। इसके अलावा गोविंद स्वामी और हो गए आपके चतुर्भुज स्वामी और 8वें कौन से हैं, नंददास। तो ये 8 कवि हैं, यानी कि अष्टछाप कवियों में कौन कौन से हैं, सूरदास हो गए, कुंभन दास हो गए, परमानंद दास हो गए, कृष्णदास हो गए आपके, ऐसे ही आपके छीत स्वामी दास हो गए, इसके बाद हो गए गोविंद स्वामी, उसके बाद हो गए चतुर्भुज स्वामी, फिर हो गए नंददास। तो अष्ट कवियों में ये कवि शामिल हैं। और इन अष्ट कवियों में से ये पहले के जो 4 कवि हैं, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास, इनके जो गुरु थे वो कौन थे, इनके गुरु थे वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। ये भी पूछा जा सकता है किसके गुरु कौन है। और बाकी के जो आपके 4 कवि हैं, छीत स्वामी दास, इसके अलावा गोविंद स्वामी और चतुर्भुज स्वामी और नंददास, इनके कवि कौन थे, इनके कवि थे विठल नाथ इसके कवि, इनके कवि थे। इन 4 कवियों के जो गुरु थे, गुरु, तो वो कौन थे, विठल नाथ थे, ये ध्यान रखेंगे। तो 4 कवियों के गुरु हो गए विठल नाथ और इन 4 कवियों के गुरु कौन हो गए, वल्लभाचार्य। तो इनको आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और हो सके तो आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन पे क्लियर लिखना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपके पीछे बैकग्राउंड में आपको ये देखने को मिल रहा होगा
क्वेश्चन देख रहे हैं तो इसमें क्लियर नहीं आ पा रहा है, इसलिए नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में अलंकार है। तो देखिए मधुर मधुर मेरे दीपक जल में, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कैसा है, कैसे है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार तो है, लेकिन कैसे है ये भी तो पता रहना चाहिए। तो देखिए इस अलंकार में कथन के सौंदर्य के बहाने, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार क्या होता है? जिस अलंकार में कथन के सौंदर्य के बहाने एक ही शब्द की आवृत्ति हो, वहां पर होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ये ध्यान रखेंगे, जिस अलंकार में कथन के सौंदर्य के बहाने एक ही शब्द की आवृत्ति को क्या कहा जाता है? पुनरुक्ति प्रकाश कहते हैं। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप अगर इस सेंटेंस में देखें तो इस वाक्य में किसका प्रयोग किया गया है? मधुर मधुर की जो आवृत्ति है, तो मधुर मधुर की आवृत्ति की गई है ना, तो मधुर मधुर की आवृत्ति में कौन सा है? पुनरुक्ति प्रकाश है। और दोनों मधुर का अर्थ एक ही है, यानी कि ये मधुर भी ये मधुर, दोनों का अर्थ एक ही है, ये नहीं कि अलग अलग इसका अर्थ है। इन दोनों का मधुर का अर्थ एक ही है, लेकिन पुनरुक्ति से कथन में क्या हो गया? पुनरुक्ति यानी कि दोबारा बार बार आने से कथन में क्या आ गया है? बल आ गया है, यानी कि मधुर मधुर मेरे दीपक कहने में एक बल जैसा आ गया है ना, तो सेंटेंस जो है इसमें एक भारीपन आ गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पुनरुक्ति प्रकाश, जहाँ पर बल आ जाता है दोनों शब्दों की आवृत्ति से, मतलब एक ही होता है लेकिन आवृत्ति से उसमें बल आ जाता है, तो वहाँ पे होता है पुनरुक्ति प्रकाश। ये ध्यान रखना है। चलिए अगला है, हम लोग भारतीय दूरदर्शन का एक धारावाहिक है, हम लोग इसकी पटकथा का लेखन किया है। तो देखिए हम लोग जो धारावाहिक है इसकी पटकथा का लेखन किसने किया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मनोहर श्याम जोशी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए वर्ष 1982 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, वर्ष 1982 में दूरदर्शन पर पहला नाटक हम लोग धारावाहिक मनोहर श्याम जोशी ने लिखा था। कब लिखा था? वर्ष 1982 में लिखा था। और इन्होंने अन्य जो धारावाहिक हैं वो भी लिखे थे। कौन से थे अन्य धारावाहिक में? देखिए अन्य में थे दूरदर्शन में प्रसारित धारावाहिक, दूरदर्शन में प्रसारित धारावाहिक, इसके अलावा बुनियाद था। अन्य दूरदर्शन में प्रसारित जो धारावाहिक थे इनमें कौन कौन से थे? बुनियाद थे, नेताजी कहीन थे, मुंगेरी लाल थे और मुंगेरी लाल के हसीन सपने थे, इसके अलावा हमराही थे, गाथा थी। तो ये सभी जो धारावाहिक थे ये दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले अन्य धारावाहिक थे जो कि मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखे गए थे। कौन कौन से? बुनियादी, नेताजी कहीन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हमराही और गाथा। ये ध्यान रखेंगे, ये भी मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखे गए हैं। और देखिए मनोहर श्याम जोशी जो है इन्होंने दिनमान जो पत्रिका है ना, दिनमान नामक एक पत्रिका है, तो दिनमान नामक पत्रिका में इन्होंने सहायक संपादक के रूप में कार्य किया है। और एक पत्र और है साप्ताहिक हिंदुस्तान, जिसमें इन्होंने संपादक के रूप में कार्य किया। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अवनी शब्द का विलोम है। आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहा है तो सबसे पहले लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, पुराने बच्चे तो उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया होगा, जो भी हमारे व्यूवर नए हैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने नहीं किया है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को आपको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए जितना हो सके। और अभी तक आपको काफ़ी सारी क्लासेस हिंदी की दे दी गई हैं तो आप इन्हें ज्वाइन जरूर कीजिएगा। और हाँ, रात को 8 बजे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जाएगा आपको, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके आगामी सभी एग्ज़ाम के लिए, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो उसको आपको सॉल्व कराया जाएगा। साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी बताए जाएंगे, तो वो भी आप देख लीजिएगा 8 बजे। देखिए अवनी शब्द का विलोम बताना है। अवनी का विलोम हो जाएगा क्या? अंबर। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संख्याश्वरीय शब्द में कौन सी संधि है? तो देखिए यहाँ पे है कौन सी संधि? यण संधि। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यण संधि का नियम क्या होता है? नियम पता होगा तो तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। देखिए ये किस संधि का, संख्याश्वरीय शब्द बताइए किस संधि का उदाहरण है, ये भी पूछ लिया जाए तो आपको पता रहना चाहिए ना किस संधि का है। तो इसमें है यण संधि। ये
यण संधि का उदाहरण है। अब यण संधि में क्या होता है, यदि छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ, ध्यान दीजिएगा। यण संधि में क्या होता है, यदि छोटी ई बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ और री के बाद अलग स्वर आए, ये स्वर दोबारा रिपीट ना होने पर, यानी कि अलग कोई स्वर आ जाए, इनमें से कोई रिपीट ना हो, अलग स्वर आ जाए। तो यदि छोटी ई बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ और री के बाद कोई अलग स्वर आए तो ई का क्या हो जाएगा, कोई अलग स्वर आएगा तभी होगा ये नियम। तो कोई अलग स्वर आए तो ई, छोटी ई और बड़ी ई जो है इनका क्या हो जाता है, य हो जाता है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ जो है इनका क्या हो जाता है, इनका व हो जाता है, तथा री जो है इसका हो जाता है रॉ। ये ध्यान रखेंगे, ये नियम होता है यण संधि का। यदि छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ और री के बाद कोई अलग स्वर आए तो छोटी और बड़ी का य, छोटा ऊ बड़ा ऊ का व और री का हो जाएगा र। ये ध्यान रखना है। अब देखिए आपका संख्या स्वरीय का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा, सखी धन ऐश्वर्य हो जाएगा ना, सखी धन ऐश्वर्य, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका कौन सा स्वर है, यहाँ पे है बड़ी ई स्वर है और यहाँ पे आ रहा है आपका आई आ रहा है, तो इन दोनों के मिलने से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको, इन दोनों के मिलने से य आ रहा था ना, तो यही हो जाएगा यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे हो गया आपका संख्या स्वरीय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ संपन्न हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन बताना है कहाँ पर संपन्न हुआ था। तो देखिए विश्व हिंदी सम्मेलनों की अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य क्या था, क्यों ये सम्मेलन कराए जाते हैं। तो देखिए विश्व हिंदी सम्मेलन का जो उद्देश्य है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की भाषाओं में हिंदी को स्थान दिलाना और हिंदी का प्रचार प्रसार करना है। और अब तक कई हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं। पहले हिंदी सम्मेलन की बात करें तो पहला कहाँ पर हुआ था, पहला हुआ था देखिए 10 से लेकर 14 जनवरी 1975 को। कहाँ पर ये हुआ था, पहला हिंदी सम्मेलन भारत में हुआ था, भारत के नागपुर में पहला हिंदी सम्मेलन हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा हिंदी सम्मेलन पूछा है यहाँ पे, तो दूसरा हिंदी सम्मेलन हुआ था कब, 28 से 30 अगस्त 1976 को। कहाँ पर, मॉरिशस में हुआ था दूसरा हिंदी सम्मेलन। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और तीसरे हिंदी सम्मेलन की बात करें तो तीसरा सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था, 28 से लेकर 30 अक्टूबर को हुआ था 1983 में। कहाँ पर, तीसरा नई दिल्ली में, भारत में ही हुआ था। भारत में कहाँ पर, न्यू दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली में यह सम्मेलन संपन्न हुआ था। और चौथा जो सम्मेलन है ये कहाँ पर हुआ था, चौथा सम्मेलन देखिए ये 2 से लेकर 4 दिसंबर को हुआ था 1993 में, और ये हुआ था मॉरिशस में। ये भी सम्मेलन आपके मॉरिशस में ही हुआ था। पांचवा जो सम्मेलन था आपका, पांचवा सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, 4 से लेकर 8 अप्रैल को हुआ था, 4 से लेकर 8 अप्रैल 1996 को हुआ था ये। और कहाँ पर, त्रिनिदाद में यह सम्मेलन हुआ था। तो 5 सम्मेलन आपकी ये हो गए, आपने नोट कर लिया होगा। फिर इसको मैं इरेज कर देती हूँ, थोड़ा लिखने की जगह कम है। तो फिर 6वां जो सम्मेलन हुआ था, विश्व हिंदी सम्मेलन, 6वां विश्व हिंदी सम्मेलन, ये कब हुआ था, ये 14 से लेकर 18 सितंबर को हुआ था 1999 में। कहाँ पर, लंदन में, ब्रिटेन के लंदन में हुआ था ये। लंदन या फिर ब्रिटेन, जो भी आपका ऑप्शन में होगा आप करेक्ट कर लेंगे, क्योंकि लंदन ब्रिटेन में ही है। 7वां जो हिंदी सम्मेलन हुआ था ये कहाँ पर, 5 से लेकर 9 जून 2003 को हुआ था। कहाँ पर, सूरीनाम में 7वां सम्मेलन हुआ था। सूरीनाम है इसका नाम, सूरीनाम में ये सम्मेलन हुआ था। 8वें सम्मेलन की बात करें तो 8वां सम्मेलन कब हुआ था, 13 से लेकर 15 जुलाई को हुआ था 2007 को ये सम्मेलन हुआ था। और कहाँ पर, अमेरिका में यह सम्मेलन हुआ था। 8वां सम्मेलन हो गया। फिर 9वां सम्मेलन जो है आपका ये कब हुआ था, 22 से लेकर 24 सितंबर 2012 को हुआ था। और कहाँ पर ये सम्मेलन, दक्षिण अफ्रीका में ये सम्मेलन हुआ था 9वां। 10वां सम्मेलन कब हुआ बताएं, 10 से लेकर 12 सितंबर
2015 में हुआ, कहाँ पर, भारत में ही हुआ, भोपाल में यह सम्मेलन हुआ था भारत के। और 11वां जो सम्मेलन हुआ ये 2018 में हुआ, और कहाँ पर, मॉरिशस में। मॉरिशस में यह सम्मेलन हुआ था। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अब तक मॉरिशस में कितने बार विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं। तो 3 बार अब तक हो चुके हैं मॉरिशस में विश्व हिंदी सम्मेलन। और 2021 का जो विश्व हिंदी सम्मेलन है ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, ये आप कमेंट करके बताइएगा कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है 2021 में। जल्दी से आप कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्य सूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, कार्यव्रत कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, करदम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो करदम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, इनमें से बताना है। तो करदम का पर्यायवाची शब्द है, बताना है कौन सा, कौन है, सॉरी नहीं है, ये कौन सा है ये बताना है। तो कीच होता है करदम का पर्यायवाची, बाकी कोट, कंगाल, कंदर्प नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। तो देखिए अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। ध्यान दीजिएगा कौन कौन से, विधानवाचक हो गया, कौन कौन से, पहला हो गया विधानवाचक, दूसरा होता है निषेधवाचक, तीसरा होता है प्रश्नवाचक, चौथा होता है आज्ञावाचक, पांचवा होता है इच्छावाचक, छठा होता है आपका संदेहवाचक हो गया, सातवां हो गया संकेतवाचक, और आठवां हो गया आपका विस्मयादि बोधक। तो देख लीजिए इनमें से कौन सा नहीं है, कौन सा भेद है, कौन सा नहीं है। तो संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य नहीं है, लेकिन विस्मयादि बोधक वाक्य है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है विस्मयादि बोधक वाक्य। 8 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गरल सुधा रिपु करही मिताई लोकोक्ति का अर्थ है। तो देखिए गरल सुधा रिपु करही मिताई, इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा 2 विरोधी स्वभाव वालों का मिलन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। महत्वपूर्ण सेशन है, अभी भी शेयर नहीं किया है आप लोगों ने तो जल्दी से मिलकर शेयर कर दीजिए। और आज की ये क्लास आपको कैसी लग रही है, कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक जरूर छोड़िएगा। आप बताएं कमेंट करके कि कैसा आपको आज का ये सेशन लग रहा है। अगला है देखिए, अनेकार्थी शब्द उत्सर्ग का संबंध है। तो देखिए अनेकार्थी शब्द उत्सर्ग का संबंध है किससे, दान से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है वह कहलाता है। तो देखिए ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है तो ये कहलाता है आपका समुच्चय बोधक। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। तो ओके गाइज, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी भी हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और 8 बजे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जाएगा, उसके लिए आप सभी लोग तैयार रहिएगा। और आप कमेंट करके बताइएगा आज की ये क्लास आपको कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।